नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं। आज एक महत्वपूर्ण रचना है जो हमारे नेट सिलेबस से संबंधित है। हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आत्मकथा है बच्चन जी की। इसको बारे में हम इसका सारांश देखेंगे, क्या इन्होंने लेखक ने इसमें कहना चाहा। इन सारी बातों पर चर्चा आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पेड कोर्स के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे इस पेड कोर्स को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे आप अपनी इस नेट परीक्षा की तैयारी में एक निश्चित सफलता प्राप्त कर सकें। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको पूरा इसका जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन इसकी होगी आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो हरिवंश राय बच्चन की इस आत्मकथा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आत्मकथा की बात करते हैं कि आत्मकथा क्या है। लेखन की अपनी एक विशिष्ट प्रक्रिया है आत्मकथा लेखन की, और लेखक क्या करता है इसमें बिना तटस्थता के साथ आत्म आलोचन और जीवन की कथा को युगीन संदर्भों से जोड़े कोई भी आत्मकथा प्रभावशाली नहीं बन सकती है। ठीक है, यानी इसमें लेखक क्या करता है, आत्म आलोचना और अपने जीवन के जो भी युगीन संदर्भ हैं उनको जोड़ता है, और तभी वो आत्मकथा एक प्रभावशाली बन सकती है। और क्या भूलूं क्या याद करूं की संरचना पर अगर हम विचार करें तो इसमें लेखन की शैली का भी आकलन करेंगे, और हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि लेखक ने जाति, पारिवारिक और सामाजिक संदर्भों में इनका किस प्रकार से उपयोग किया है। ठीक है, तो किसी भी कृति की रचना में लेखक के विचारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हम हमेशा देखते आ रहे हैं, और यह एक तरह के से लेखक की सामाजिक दृष्टि और रचना के स्थायी होने का प्रमाण भी होती है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने व्यक्ति, समाज, धर्म, दर्शन, लेखन आदि से जुड़े अनेक मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया है, और इस प्रकार आत्मकथा में तथा पाठकों का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता है। यानी लेखक महत्वपूर्ण मानता है उन्हीं घटनाओं और प्रसंगों को, और वो पाठकों का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता है। तो हम उन्हीं घटना और प्रसंगों को आधार बनाकर इस कृति का विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम क्या भूलूं क्या याद करूं की बात करते हैं, तो यानी इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो मधुशाला के कवि हरिवंश राय बच्चन है ना, उनकी एक प्रारंभिक जिंदगी को हम नज़दीक से देखते हैं, उसको महसूस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, और मतलब मधुशाला के कवि की जो जीवन शैली थी, जो उनकी ज़िंदगी की घटनाएं थी, उन सारी चीज़ों को हम इसमें नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। और भारतीय समय तथा समाज को जानना, जाति, धार्मिक संस्थाओं का विकास जोरों पर था उस समय, और स्वाधीनता आंदोलन, गांधीवाद, क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच से एक नया मार्ग दृढ़ रहता था। और क्या था कि उस समय की जो स्थितियां थी, स्वाधीनता आंदोलन, गांधीवाद, क्रांतिकारी गतिविधियां, इन सब के बीच लेखक ने एक नया मार्ग निकालने की कोशिश की। और यद्यपि इस कृति में इनका एक व्यापक वर्णन नहीं लेखक ने किया है, और ना ही विधा तथा लेखक की जिंदगी को देखते हुए उसकी जरूरत भी है, पर जगह जगह अनेक ऐसे संकेत हमें देखने को मिलते हैं जो लेखक इस बात पर, जहाँ लेखक ने यानी संकेत यानी प्रमाण छोड़े हैं कि वो इन सारी चीज़ों से क्या था, प्रभावित था। ठीक है, तो इसका सारांश क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं का, तो देख लेते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने जन्म और परिवार से जुड़े उन प्रसंगों और घटनाओं का एक विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये कृति यानी लेखक के व्यक्ति के यानी कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में जो भूमिका निभाते हैं, उन सारी चीज़ों को तो लेखक लिखता ही है। ये साथ ही साथ ये क्या करता है, जो भी एक व्यक्ति के विकास और उसके सृजनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में किस प्रकार यानी परिवार की जो भूमिका होती है ना, जो परंपराएं होती हैं, किस तरीके से वो सार्थक भूमिका का निर्वहन करती हैं, उन सारी चीज़ों को लेखक ने इस आत्मकथा में बताने की कोशिश की है। उसकी विवेचना लेखक ने यहाँ पर की है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति के निर्माण में उसके परिवार की भूमिका होती है, परंपराएं उसमें एक सार्थक भूमिका का निर्वहन करती हैं। ठीक है, तो वास्तव में प्रत्येक परिवार की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं, है ना, और कुछ परंपराएं भी होती हैं, और जिनका गहरा असर हम उनकी आने वाली
संतानों पर भी देखते हैं। तो बच्चन जी के रचनात्मक व्यक्तित्व के निर्माण में, विकास और सामाजिकरण में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये इस कृति को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। खासकर परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व, जीवन शैली और धार्मिक मान्यताओं परंपराओं का गहरा असर उनके यानी बाल मन पर पड़ता रहा, और इसी अवस्था में उनकी मानसिकता का निर्माण होता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं को पढ़ते हुए बच्चन के व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की इस भूमिका को हम स्पष्टता देख सकते हैं। जब आप इस पूरी रचना को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ, इनके व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार ने किस तरीके से भूमिका निभाई, ठीक है। कई बार तो लगता है कि उनकी रचनात्मकता व्यक्तित्व के निर्माण में समाज और राष्ट्र से अधिक उनके परिवार और उसकी परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और फिर भी क्या, और इसमें आगे चलकर हम ये भी देखते हैं मित्र भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं इनके व्यक्तित्व निर्माण में। पर परिवार उसे व्यवस्थित करता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा और संबल भी देता है, ठीक है। बच्चन के जीवन में शिक्षकों और शिक्षा संस्थाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनका उल्लेख उन्होंने विस्तार से किया है ना, तो उन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी हमें देखने को मिलता है। और आगे जब हम देखते हैं तो हमें ये भी देखते हैं जिसमें अध्यापक के रूप में उन्होंने जो काम किया है ना, उन सारी चीज़ों का भी इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण यानी असर पड़ा, उसको भी हमने यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे चलते हैं तो कि हर व्यक्ति के बचपन में कई घटनाएं अपने आप यानी आप बीती होने के साथ साथ जग बीती भी होती हैं, है ना, सभी समझते होंगे इस बात को। तो पर उन्हें आम सामाजिक के लिए प्रस्तुत करने का साहस ही लोग कम कर पाते हैं। लेकिन बच्चन जी ने अपनी इस कृति में बचपन की ऐसी कई घटनाओं को चित्रित कर एक साहस का परिचय दिया, और बच्चन जी ने अपने बचपन की उन घटनाओं को यानी जो यादों को नहीं यानी घटनाओं को, उन्हें भी अपना बचपन यानी उन्हें भी अपने बचपन नामक की रचना में प्रस्तुत किया, ठीक है। और उन्होंने पाठकों के सामने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपने जीवन की हर एक स्थिति को रखा बचपन की, और वे हर प्रसंग के साथ अपनी मौलिकता और सच्चाई को बताते चलते हैं। वे अपने ऊपर किसी भी प्रकार के दबावों को नहीं आने देते। और उनके मेरा बचपन यानी जो उनकी इसी का एक शीर्षक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं मूल नक्षत्र में अवश्य पैदा हुआ हूँगा, तभी तो जीवन और सृजन दोनों क्षेत्रों में मौलिक करने का मेरा आग्रह रहा। मैं कहते हैं मैं गाऊं तो मेज कत स्वर न दबे औरों से स्वर। तो ये बच्चन जी ने इस तरीके से हम देखते हैं कि यानी अपने जीवन की हर उन घटनाओं को, अच्छी अच्छी जो भी घटनाएं हैं, जो आप बीती हैं जग बीती भी है, सबको बड़ी साहस के साथ इस रचना में प्रस्तुत किया है। समाज की जो मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको भी बच्चन जी अपनी कृति में स्थान देते हैं। उन्होंने बताया कि समाज में कितनी रूढ़ियां थीं, उन्हें मजबूर यानी कि उन्होंने मजबूर व्यक्ति जीवित रखे हुए थे, यानी मतलब उन्होंने स्पष्ट किया इस रचना में कि मतलब टोने टोटके जो समाज में होते थे, उन सारी चीज़ों का वो यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो वो बताते हैं, अपने जन्म की एक घटना बताते हैं कि मतलब बताते हुए लेखक कहता है कि अपने उन्होंने मतलब उनके माताजी ने उनके जन्म से पहले न जाने कितने टोने टोटके किए थे, और वे इतनी सहज विश्वासी थी कि उनसे पुत्र जन्म के लिए जो भी कहा गया उन्होंने वैसा ही किया। अनिवार्य मानते हुए लेखक लिखता है कि मेरे जन्म से के पूर्व मोहल्ले की किसी बूढ़ी ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हारे लड़के नहीं जीते, तो अब जब लड़का हो तो किसी चमारिन धमारिन के हाथ बेच देना, और मन में उसे पराया समझकर पालना पोसना। ऐसी बुराइयों और रूढ़ियों का ही बोलबाला उस समय रहा था। तो इन्हीं सब बातों को लेखक यहाँ पर बताता है। लेखक ने अपने बचपन की इन घटनाओं को सामने लाकर तत्कालीन समाज की यथार्थ स्थिति को हमारे सामने रखा, है ना। उन्होंने बताया कि उन दिनों बच्चा जानने के लिए हमारे यहाँ लक्ष्मणियाँ चमारिन आती थी, और मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने 5 पैसे में मुझे लक्ष्मणियाँ चमारिन के हाथों बेच दिया और उनके बतासे मंगाकर खा लिए। तो ये जो उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो मैं सहज विश्वास नहीं कर सकते कि कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा कर सकती है। बच्चन ने इस घटना के साथ घटना का उल्लेख किया और ये बताया कि रस्मी तौर पर बेचकर परायेपन की मानसिकता उपजाकर अपने पुत्र को पालना आसान नहीं है, पर इस दुष्प्रथा से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसको देखते ही हैं, आज भी समाज में ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं, उनके बाल मन पर इन घटनाओं का क्या असर पड़ा, इनको भी हम देखेंगे। इस प्रकार हम आगे जब देखते हैं इसमें कि लेखक ने निम्न वर्ग के प्रति जो मानवीय व्यवहार होता था उसकी चर्चा यहाँ पर की। मेरा बचपन में रचनाकार ने लक्षणीय चमारिन को बहुत
मतलब बहुत इरादे से याद करते हुए पाठकों के लिए चिंतन के द्वार खोलने का प्रयास किया। यानी लक्ष्मीनिया चमारिन का उस वर्ग का प्रतिनिधि उदाहरण है जो उस समय उच्च वर्ग द्वारा सताया जाता था, और इसीलिए लिए लेखक ने इस बात की चर्चा यहाँ पर जरूर की है। यानी उस अमानवीयता होती थी, निम्न वर्ग के प्रति एक हिकारत, नफरत और घृणा आदि की भावना लोगों के अंदर थी। एक प्रसंग लेखक यहाँ पर सार्वजनिक करता है कि बताता है कि एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने है, मेरा जन्मदिन है, 5 प्रकार के अन्न 5 रगी छूही टोकरियों में भरकर आंगन में रख दिए गए, परितार के पुरोहित आए, प्रजा भी, नाई, बारी, कहार, चंपा भी आई, और उसे एक नई बूटीदार धोती दी गई, जिसे पहनकर वह तह दरवाजे पर एक तरफ सिमटी सी खड़ी है। उसमें कोई उसमें कोड छू न जाए, और जैसे छू जाए तो अपराधी उसे समझा जाता था। यानी उस समय छुआछूत की जो स्थिति थी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के प्रति, उसको लेखक ने यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो ये स्थिति थी, लेखक कहता है, निम्न वर्ग की। क्षण भर की चूक भी उसे पिटवा सकती है। इस सेवक वर्ग को पारिवारिक कार्यों में उपस्थित होना भी है और दूरी भी बनाकर रखनी है। तो लेखक इन सारे प्रसंगों की चर्चा यहाँ पर करता है। आगे लेखक इसी प्रसंग में कहता है कि मुझे नहला धुला कर एक नए कपड़ा पहना आयन में लाया गया। मुझे कहा गया कि टोकरियों को लात मारूं, परिपाटी है कि जो अन्न भूमि पर गिर जाता है वह चमारिन का होता है, शेष अन्न प्रजा वर्ग का। ब्राह्मण देवता को तो थाली के सीधा सजाकर समर्पित किया जाता था। तो लेखक ने उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के प्रति जो एक भेदभाव की स्थिति थी उसको लेखक ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। खाने पीने की चीजें गिर जाने पर हम उठाते नहीं है, लेकिन समाज का ये गरीब तबका इतना मजबूर कर दिया गया कि उच्च वर्ग द्वारा ठुकराया अंत ही उसका हिस्सा है। लेखक ने बहुत बेबाक होकर यहाँ बताया कि किसी भी प्रकार के उद्धारक आंदोलन वास्तविकता से कोसों दूर होते हैं। यदि नहीं तो उस समय की राजनीति से चर्चित नेता द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का कुछ प्रभाव तो दिखना चाहिए था, नहीं, लेकिन वहां पर नहीं दिखा। स्थिति जो कि जैसी थी वैसे ही सामने आती थी। तो इस तरीके से लेखक ने अपने बचपन के जीवन के बहुत से प्रसंग यहाँ पर इस रचना में प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व और उनकी यानी इन सारी चीज़ों के दर्शन हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आगे बहुत से प्रसंग ऐसे आते हैं। लेखक एक प्रसंग और बताता है कि बच्चन की लक्ष्मीनिया चमारिन ही उनके केंद्र में रही, और इसलिए वो एक और बात बताते हैं यहाँ पर कि अब मैं उसकी वेदना की कुछ कल्पना कर सकता हूँ। मुझे मोल लेने के बाद चंपा के कोई संतान नहीं हुई। उसके मन में कहीं ये बात तो नहीं बैठ गई कि उसने 5 पैसे में अपनी निसंतानता खरीदी थी। किसी रूप में उसकी वत्सलता का कोई आधार हो सकता है था तो एक मैं, तो उसका होकर भी कितना ना उसका, ऐसी स्थिति में यह अनुमान सहज ही कर सकता हूँ वह मुझे किस मात से अमाप मेरी दृष्टि से देखती होगी, और इसे सोचकर मेरा मन भर आता था। तो चंपा की स्थिति को वो बताते हैं। तो आगे चल लेखक कहता है कि ये रचना मेरी भावुकता से भरा हुआ नहीं है, बल्कि स्वयं उस पर ग्लानि भी है, क्योंकि वह इन विकट स्थितियों में चाहकर भी चंपा को सुखी नहीं कर सका। लेखक इन घटनाओं को यानी बड़े विस्तार से चर्चा करता है, इन सारी घटनाओं की लेखक वहां पर। ठीक है, आगे कुछ एक प्रसंग और देख लेते हैं वहां पर कि लेखक और बताता है कि इस यानी उन्होंने हमारे मतलब इस रचना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि लेखक ने उस समय के हमारे जीवन यानी समाज की जो स्थिति थी, है ना, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति की आकांक्षा का जो समय था, उस समय की जो स्थिति थी समाज की, उसको वर्ण यहाँ पर प्रस्तुत किया, और तात्कालिक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों का भी यहाँ पर संकेत वो देता है। ठीक है, तो वो निश्चित तौर पर बच्चन जी के लिए ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वो जननायकों के बहुत करीब थे। नेहरू, गांधी, तिलक आदि के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे, बच्चन जी को इन आंदोलनों ने बहुत प्रभावित किया था। इसलिए इनके द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों की बात है वह स्पष्ट है। रचनाकाल केवल सैद्धांतिक रूप से ही इन आंदोलनों में सक्रिय नहीं हुआ, वरन निजी जीवन में, व्यवहारिक रूप में भी यानी वो स्वयं को इसमें जोड़े रहता है। तो वो अपने लिखते हैं आगे बच्चन जी एक घटना और की, और जब 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 मैंने उभरते यौवन के दिनों में आर्य समाज के अछूतोद्धार और बाद को गांधी जी के हरिजन आंदोलन के साथ मेरी सहानुभूति जगी, तो मुझे इस बात पर गर्व होता है कि मेरी तो एक माँ ही चमारिन चंपा थी। और जब एक दिन शायद नगर के आर्य समाज में आयोजित किसी प्रतिभोज में मैंने अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खा लिया, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ, और मुझे लगा मैंने चंपा की बिरादरी के साथ न्याय किया।
तो इस तरह इस उदाहरण को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन आंदोलनों के प्रति बच्चन की जो प्रतिबद्धता थी, व्यवहारिक सक्रियता थी, वो कितनी प्रशंसनीय थी। ठीक है, जात पात का एक भारत का एक भयंकर शत्रु है और इसे दूर करना भी एक भारी राष्ट्र सेवा माना जा सकता है। तो इस तरीके से रचना में हमने देखा कि किस तरीके से बच्चन जी ने अपने जीवन की उन घटनाओं का के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक स्थिति में जो भी भेदभाव था, जो भी यानी कुप्रथाएं थी, उनको यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ। कैसा लगा हमारा ये लेसन जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अधिक से अधिक। मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।